फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के भौतिकी फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है विज्ञान और मापन। इंग्लिश में बोले तो साइंस एंड मेजरमेंट। ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 वीडियो कवर नहीं किया है तो पार्ट 1 और 2 वीडियो कवर कर लीजिए। पार्ट 1 और 2 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। यहाँ पे मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आज हम लोगों का टॉपिक है मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने मात्रकों की पद्धति के बारे में डिस्कस किए थे। ये पार्ट 3 वीडियो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 टॉपिक दिया गया है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में। इसी 3 पॉइंट को पढ़कर हम ये समझ जाएंगे कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होता है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अक्टूबर 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी चर्चाओं के बाद मात्रकों की नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अभिभार्ग हुआ। इसमें 6 आधारी राशि को परिभाषित किया गया। इसका मीन्स ये निकल रहा है कि अक्टूबर 1960 ईस्वी यहाँ पे समय दिया गया है। 11वीं तौल ये 1960 ईस्वी में हुआ था। किसके निकट हुआ था? ये पेरिस के निकट हुआ था, सेवरे नामक स्थान पर 11वीं तौल एवं माप के संबंध में। मतलब कि 11वीं बार तौल एवं माप का संबंध हुआ था, चर्चा हुआ था, महासम्मेलन हुआ था। वहाँ पे सम्मेलन का मीन्स कि जहाँ पे कई देश के वैज्ञानिक आते हैं और सम्मेलन किया जाता है कि कौन सा राशि है जो पूरे देश में, पूरे विश्व में लागू किया जाए। तो विभिन्न प्रकार के देश के वैज्ञानिक आते हैं, वहाँ पे सम्मेलन जहाँ पे हुआ था तो सेवरे नामक स्थान पर विभिन्न प्रकार के देश के वैज्ञानिक आए थे सेवरे नामक स्थान पर। वहाँ पर तौल हुआ था 11वीं बार ये तौल एवं माप के संबंध में तौल हुआ था, संबंधित में चर्चा हुआ था। तो यहीं पे दिया गया है कि 1960 ईस्वी में सेवरे नामक स्थान पर 11वीं तौल में तौल एवं माप के संबंध में महासम्मेलन हुआ था। तो इसमें कितने आधारी राशि थे? इसमें 6 आधारी राशि को परिभाषित किया गया था अक्टूबर 1960 ईस्वी में। फिर 1960 ईस्वी के बाद 1970 ईस्वी में 7 आधारी राशि को परिभाषित किया गया। किसको जोड़कर? मोल को जोड़कर। यही हम इसके डिफिनेशन में यहीं पे लिखे हैं कि 1970 ईस्वी में संपन्न 14वीं तौल एवं माप के सम्मेलन में 7वां आधारी राशि मोल को जोड़ दिया गया था। यहाँ पे 1960 ईस्वी तक 6 आधारी राशि प्रदर्शित था। वैज्ञानिक लोग ने 6 आधारी राशि को प्रदर्शित किया था, परिभाषित किया था। कितने ईस्वी तक? 1960 ईस्वी तक। फिर 10 साल के बाद 1970 ईस्वी में 14वीं तौल, जब यहाँ पे 11वीं तौल हुआ था, उसी तरह यहाँ पे 14वीं बार मतलब 14 बार तौल एवं माप के संबंध में चर्चा किया गया। तो वहाँ पे 7वां आधारी राशि मोल को जोड़ने पर आधारी राशि 7 बन गए। तो इस नई पद्धति के उसके फ्रांसीसी नामाकरण के कारण एसआई मात्रक के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो नामाकरण हुआ था ये फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, इसीलिए इसको एसआई मात्रक के नाम से जाना जाता है। एसआई मात्रक को, आधारी राशि को एसआई मात्रक के नाम से जाना जाता है। थर्ड पॉइंट है कि इस पद्धति में ज्यामिति के 2 समतल कोण, फ्लैग एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं समतल कोण को फ्लैग एंगल और घन कोण को सॉल्यूट एंगल, जो भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। देखिए यहाँ पे जो 2 ज्यामिति के 2 राशि हैं, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण मतलब समतल कोण फ्लैग एंगल और घन कोण सॉल्यूट एंगल, ये दोनों ज्यामिति की राशि है, ठीक है, जो भौतिक राशि नहीं है। तो इस राशि मात्रकों को सप्लीमेंट्री यूनिट्स के रूप में परिभाषित किया गया। ये जो ज्यामिति तत्व है ये भौतिक राशि नहीं है, तो इसे कौन सा राशि नाम दिया गया? इसे संपूरक राशि से इसको परिभाषित किया गया। तो संपूरक राशि कितने होते हैं? संपूरक राशि 2 होते हैं। फर्स्ट समतल कोण और सेकंड घन कोण, फ्लैग एंगल और सॉल्यूट एंगल, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि ज्यामिति जो ये संपूरक राशि 2 होते हैं, समतल कोण और घन कोण, ये संपूरक राशि होते हैं। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है आधारी राशि एवं उसके एसआई मात्रक। हमने पीछे पढ़ी थी एसआई मात्रक, उसके आधारी राशि 7 होते हैं। 1960 तक 6 थे, फिर 1970 में 7 आधारी राशि, ये जो मोल है ना, 7वां आधारी राशि मोल को जोड़ देने पर 7 आधारी राशि बन गया था। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि यह आधारी राशि एवं उसके एसआई मात्रक। अब कौन कौन से आधारी मात्रक होते हैं? पीछे तो हमने 6 ही पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे दर्शाया गया है कि वो 6 कौन कौन आधारी राशि हैं। यहाँ पे क्रम संख्या भी दिया गया है। फर्स्ट में है लंबाई आधारी राशि और इसका यहाँ पे एसआई मात्रक दिया गया है
और ये संकेताक्षर दिया गया है। तो फर्स्ट में है लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। फिर इसका ऐसा मात्रक, लंबाई कैसा मात्रक, मीटर। मीटर को भी इंग्लिश में मीटर बोलते हैं। इसका संकेताक्षर एम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं। इसका ऐसा मात्रक किलोग्राम। किलोग्राम को इंग्लिश में हम किलोग्राम लिखते हैं। इंग्लिश में भी इसका यही नाम संकेताक्षर है केजी। किलोग्राम का संकेताक्षर केजी। नेक्स्ट हमारा थर्ड समय। समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। इसका ऐसा मात्रक सेकंड होता है। इंग्लिश में भी इसका सेकंड ही होता है। संकेताक्षर इसका स्मॉल एस हो जाता है। ठीक है, ये स्मॉल एम, स्मॉल केजी, स्मॉल एस। फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर। एम्पियर भी इसका यही नाम एम्पियर। फिर इसका संकेताक्षर कैपिटल लेटर ए। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर 5 है हमारा ताप या तापमान। इंग्लिश में बोले तो टेम्परेचर लिखा गया है टेम्परेचर। इसका जैसा मात्रक होते हैं वो होते हैं केल्विन। इसका इंग्लिश नाम में यही होता है केल्विन। ठीक है, इसका संकेताक्षर कैपिटल लेटर के होता है। यहाँ पे सब स्मॉल लेटर, फिर यहाँ से इसका कैपिटल लेटर, फिर यहाँ पे कैपिटल लेटर। फिर 6 है हमारा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका होता है ऐसा मात्रक कैंडेला। इंग्लिश में भी इसका कैंडेला ही होता है। इसका संकेताक्षर सी डी, स्मॉल लेटर सी डी। फिर है नेक्स्ट हमारा 7वां। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे ये है आधारित राशि। इसी तरह से आधारित राशि में ये है पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंग्लिश में बोले तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और फिर इसका ऐसा मात्रक मोल, MOLE मोल। इसका ऐसा मात्रक और इसका संकेताक्षर MOL मोल। ठीक है, और हमने क्या पढ़ी थी पीछे, संपूरक राशि। संपूरक राशि कितने होते हैं, संपूरक राशि 2 होते हैं। फर्स्ट होते हैं कौन कौन, समतल कोण और सेकंड घन कोण। समतल कोण को इंग्लिश में प्लैग एंगल बोलते हैं। इसका ऐसा मात्रक रेडियन। इंग्लिश में भी रेडियन और इसका संकेताक्षर RAD यहाँ पे दिया गया है RAD। ठीक है, और सेकंड था हमारा 2 और सेकंड था घन कोण मतलब सॉल्यूट एंगल स्टीरेडियन। इसका ऐसा मात्रक स्टीरेडियन और इसका संकेताक्षर SR। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आधारित राशि कितने थे 7 और संपूरक राशि 2 थे। आधारित राशि 7, मोल को जोड़कर बन गया 7 और ये जो संपूरक राशि है ये 2। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा मात्रक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो देखिए हमारा यहाँ पे 6 पॉइंट लिखा गया है। यही 6 पॉइंट का हमें उपयोग करना चाहिए मात्रक लिखते समय। किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे दिया गया टॉपिक में कि ध्यान दें, इस बातों का ध्यान देना है कि मात्रक लिखते समय कौन कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर है कि हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे। जैसे किलोग्राम के लिए किग्रा या मीटर के लिए मीटर नहीं लिखना चाहिए। इसका मीन्स हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे। मतलब जो संकेताक्षर लिखते हैं, जैसे लंबाई का संकेत ML होता है, तो वैसे ही हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे। जैसे किलोग्राम के लिए किग्रा या मीटर के लिए मीटर नहीं लिखना चाहिए। हिंदी में ये जो किग्रा है, ये किग्रा ये मीटर नहीं लिखना चाहिए। ये मीटर का जो संकेताक्षर ऐसे लिख देते, ये तो नहीं होता। मीटर का संकेताक्षर ऐसे ना होता है M, कैपिटल स्मॉल लेटर M होता है मीटर का संकेताक्षर। तो ये हिंदी के संकेताक्षर नहीं लिखना चाहिए। हिंदी में भी लिखा गया कि हिंदी में भी जो मात्रक होते हैं ये अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे। हिंदी के अक्षर में मात्रक के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे, हिंदी के अक्षर नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे मीटर के लिए मीटर लिखा गया है, ये लिखना नहीं चाहिए। M मीटर के संकेताक्षर M होता है, ये लिखना चाहिए। किलोग्राम के लिए क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम के लिए केजी लिखना चाहिए। ऐसे केजी लिखते हैं, पीछे देखिए हमें आधारित राशि में केजी के लिए ऐसे लिखना चाहिए संकेताक्षर, ना कि किग्रा ऐसे लिखना चाहिए, ना कि किलोग्राम ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड है कि मात्रकों के अंग्रेजी नाम को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कैपिटल लेटर से मतलब बड़ा अक्षर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जैसे से कि 1 एम्पियर की धारा लिखना सही है, लेकिन 1 कैपिटल लेटर एम्पियर की धारा लिखना गलत है। ये कैपिटल लेटर है A और ये स्मॉल लेटर है A, तो
हमने पीछे पढ़े हैं धाई राशि में कि जो एम्पियर लिखते थे एसआई मात्रक में, ये स्मॉल लेटर लिखते थे, मतलब छोटा एबीसीडी का पहला लेटर जो स्मॉल लेटर है वो लिखते थे। यहाँ पे जो ये कैपिटल लेटर ए है वो लिखना गलत है, मतलब कि मात्रक के अंग्रेजी नामों को, किसी भी मात्रक, कोई भी मात्रक हो, उसका जो अंग्रेजी नाम होगा वो अंग्रेजी का नाम कैपिटल लेटर से ही प्रारंभ होगा, वो स्मॉल लेटर से ही प्रारंभ होगा, वो कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं होगा, वो लिखना गलत होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया कि कोई भी मात्रक होगा उसका पहला लेटर स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। थर्ड है कि मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमें 5 ग्राम लिखने के लिए 5 ग्रामों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि हमें 5 ग्राम लिखना चाहिए, देखिए यहाँ पे कि 5 ग्राम लिखना चाहिए, न कि 5 ग्रामों का उपयोग। यहाँ पे 5 ग्राम एक वचन हो गया और यहाँ पे फिर 5 ग्रामों का उपयोग हो गया, यहाँ पे ग्रामों, ग्राम्स, तो ये बहुवचन हो गया, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे 10 ग्राम हो तो हमें ऐसे लिखना चाहिए 10 ग्राम, ये ग्राम से इसमें एस नहीं जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। 5 ग्राम लिखना चाहिए, ना कि 5 ग्राम्स लिखना चाहिए। कहीं पर भी 10 केजी है तो 10 केजी लिखना है, केजी से नहीं बना देना है। जैसे यहाँ पे केजी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे एस नहीं लगाना है, यहाँ पे केजी तक इसको रखना है। ठीक है, मात्रक में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड नंबर क्लियर हो गया। और फोर्थ नंबर है कि मात्रक ग्राम के लिए संकेताक्षर जी लिखना सही है, ना कि जीएम। मात्रक जो ग्राम होते हैं ना, ये ग्राम, इसके लिए जी लिखना सही होगा, लेकिन जीएम लिखना नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में जीएम का अर्थ ग्राम मीटर हो जाता है, इसीलिए हिंदी में ग्राम के संकेताक्षर जी लिखना सही होगा, न कि जीएम। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि किलो के लिए संकेताक्षर स्मॉल लेटर के है, किलो के लिए। तो हमारा 5 पॉइंट है कि किलो के लिए संकेताक्षर स्मॉल लेटर के लिखना चाहिए और केल्विन के लिए कैपिटल लेटर के लिखना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस करना बहुत ही कठिन होता है कि किलो का संकेताक्षर ही के ही होता है और केल्विन के संकेताक्षर के ही होता है। तो डिफरेंस इतना है कि किलो, यहाँ पे किलो के लिए स्मॉल लेटर के है, मतलब छोटा अक्षर में एबीसीडी का के है, और केल्विन के संकेताक्षर कैपिटल लेटर के है, बड़ा अक्षर एबीसीडी का के है, वो लिखना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि किलो के लिए संकेताक्षर के स्मॉल लेटर लिखना चाहिए और केल्विन के लिए के लिखना है, क्योंकि दोनों के संकेताक्षर के ही होता है। इसीलिए किलो के लिए के, ये ध्यान रखना है कि किलो के लिए हमेशा के संकेताक्षर यूज करना है और केल्विन के लिए कैपिटल लेटर के लिखना है। 6 नंबर है कि ताप या तापमान का मात्रक केल्विन के पहले संकेत डिग्री शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए उपयोग? डिग्री शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, अतः 273 डिग्री केल्विन लिखना गलत होगा, 273 केल्विन लिखना सही होगा। ये जो डिग्री शब्द है, ये जो डिग्री है, ये डिग्री, ये आपको दिख रहा होगा, ये डिग्री, इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 273 जो यहाँ पे डिग्री लगा हुआ है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो गलत होगा। 273 केल्विन लिखना सही होगा, यहाँ पे डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ये लिखिएगा तो गलत हो जाएगा और ये लिखिएगा डिग्री नहीं लिखने के बदले तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री नहीं लिखा जाता। तो ये है मात्रक को लिखते समय ये 6 पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, इसीलिए दिया गया है कि ध्यान दें। यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, इसीलिए दिया गया है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, मात्रक लिखते समय 6 पॉइंट को हमें याद रखना है। ये 6 पॉइंट को हमें लर्न करना है अच्छे तरीके से। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा मानक एसआई उपसर्ग। तो मानक एसआई उपसर्ग होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। क्या होता है मानक एसआई उपसर्ग, इसके बारे में हम समझते हैं। इसका डिफिनेशन है कि मात्रकों को आधारी या व्युत्पन्न एसआई मात्रकों के पदों में व्यक्त करना बहुत ही असुविधाजनक होता है। जैसे कि पटना से दिल्ली की दूरी को मीटर में व्यक्त करना बहुत ही असुविधाजनक होगा। इसी प्रकार कागज की मोटाई को मापने के लिए, व्यक्त करने के लिए
मीटर बहुत ही बड़ा मात्रक है। इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय सहमति से एसआई उपसर्ग परिभाषित किया गया। एसआई उपसर्ग परिभाषित किया गया। तो कागज की मोटाई को व्यक्त करने के लिए मीटर बहुत ही बड़ा मात्रक है। इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय सहमति से एसआई उपसर्ग को परिभाषित किया गया। एसआई उपसर्ग को इसीलिए परिभाषित किया गया कि बहुत जो लंबा दूरी होता है उसको मीटर में व्यक्त करने के लिए बहुत छोटा मात्रक हो जाता है मीटर। तो इसीलिए एसआई उपसर्ग का उपयोग किया गया। वो तरीका आगे दिया गया है कि एसआई उपसर्ग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक होता है, वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एसआई उपसर्ग पहले क्यों आया? एसआई उपसर्ग इसीलिए आया कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पटना से दिल्ली की दूरी को व्यक्त करने में मीटर बहुत से छोटा मात्रक है। इसीलिए एसआई उपसर्ग आया कि इसको दूरी को मापने के लिए मीटर बहुत ही असुविधाजनक होता है। अगर एसआई उपसर्ग की सहायता से इसे मापा जाए, इसका दूरी को नापा जाए कि ये कितना मीटर होगा, तो ये एसआई उपसर्ग से नापने के बाद ये बहुत ही छोटा मात्रक हो जाएगा, बहुत ही सुविधाजनक होगा एसआई मात्रक से मापने के लिए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमिशन के सहायता से एसआई उपसर्ग को परिभाषित किया गया। इसीलिए कि जो बड़ा दूरी होता है, बड़ा दूरी, जैसे यहाँ से मान लीजिए किसी और दूसरे देश का दूरी, दूसरे जिला बाय जिला का दूरी मापने के लिए बहुत से ये जो मीटर होते हैं, इसका अगर उपयोग कीजिएगा तो ये बहुत ही असुविधाजनक होता है, बहुत बड़ा सा मीटर में आ जाता है। इसीलिए एसआई उपसर्ग का उपयोग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहमति से एसआई उपसर्ग की परिभाषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय सहमति से। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा मानक एसआई उपसर्ग। तो मानक एसआई उपसर्ग क्या होते हैं? मानक एसआई उपसर्ग हम पीछे पढ़े हैं। इसका एक और डिफिनेशन है कि 10 के पावर 10 के घातों का बहुत ही विशेष मान तथा संकेत इसका दिया गया है, जिसे एसआई उपसर्ग कहते हैं। यहाँ जो 10 के घात है ना, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। ये जो 10 के घात है, इसको बहुत ही विशेष मान और विशेष नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पे पूरे 10 10 10 10 लिखा गया है ना, 10 10 10, इसको बहुत ही विशेष मान दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे अंश है, उपसर्ग है और संकेत है। मानक एसआई उपसर्ग दो तरह के होते हैं, धनात्मक एक ऋणात्मक। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो यहाँ पे अंश में दिया गया है, फिर इसका उपसर्ग और इसका संकेत। यहाँ पे फिर गुणज है, उपसर्ग और फिर इसका संकेत है। हम एक देखते हैं पहले। फर्स्ट नंबर है कि इसका अंश में 10⁻⁻1। इसका उपसर्ग क्या है? डेसी, इंग्लिश में भी बोले तो डेसी। इसका संकेत स्मॉल लेटर डी। नेक्स्ट है हमारा 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 का उपसर्ग सेंटी, इंग्लिश में बोले तो भी सेंटी, और इसका संकेत स्मॉल लेटर सी। देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर सी है। नेक्स्ट है हमारा 10⁻⁻3। ये किस में आता है? मिली में, इंग्लिश में बोले तो मिली, और संकेताक्षर एम, स्मॉल लेटर एम। और हमारा नेक्स्ट है 10⁻⁻6। ये आ जाता है उपसर्ग में माइक्रो में, इंग्लिश में भी माइक्रो ही होता है इसका, और इसका संकेताक्षर यू। यू लिख के ऐसे एक लकीर गिरते, ये हो गया माइक्रो का सिंबल। यहाँ पे सिंबल दिया गया है सबका, तो माइक्रो का सिंबल ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10⁻⁹। ये ऋणात्मक वाला है। 10⁻⁹ उपसर्ग है इसका नाइनो, इंग्लिश में भी ये नाइनो ही होता है, और इसका संकेत है एन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हमारा 10⁻12। इसका उपसर्ग पीको, पीको के इंग्लिश में भी पीको ही होता है, और इसका संकेत पी हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा 10⁻15। इसका होता है उपसर्ग, क्या होता है? फेम्टो, फेम्टो के इंग्लिश में फेम्टो ही होता है, इसका संकेत एफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10⁻18। इसका उपसर्ग एटो, इंग्लिश में बोले तो एटो, और इसका संकेत ए। ये है ऋणात्मक वाला, ये आपका हो गया क्लियर, ठीक है। और ये है इसका धनात्मक पॉइंट। तो ये देखते हैं, इसमें गुणज है ये 1 से लेकर फिर 18 तक, यहाँ पे भी 1 से लेकर 18 तक। तो यहाँ पे अंश, उपसर्ग और संकेत क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखिए गुणज, उपसर्ग और इसका संकेत है, क्या क्या है? 10⁻1, यह है डेका, इंग्लिश में भी इसका डेका हो गया उपसर्ग में, उपसर्ग दोनों में सेम रहेगा, उपसर्ग इसमें भी उपसर्ग, इसमें भी उपसर्ग, और संकेत भी सेम ही है। गुणज है 10⁻1, उपसर्ग है डेका, इंग्लिश में भी डेका, संकेत है डी ए।
फिर नेक्स्ट है 10 टू द पावर 2, उपसर्ग हेक्टो, इंग्लिश में भी हेक्टो, संकेत एच। नेक्स्ट है हमारा 10 टू द पावर -3, उपसर्ग है किलो, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो किलो ही होगा इसका, और इसका संकेत होगा के, ठीक है, कैपिटल लेटर के। और नेक्स्ट हमारा 10 टू द पावर 6, इसका जो उपसर्ग होगा वो होगा मेगा, इंग्लिश में भी मेगा, इसका संकेत मेगा में एम, इसका होगा स्मॉल लेटर का एम, ठीक है, आप लोग इसका एक तो नेक्स्ट है हमारा 10 टू द पावर 6, ये हो गया मेगा, इंग्लिश में भी बोले तो मेगा, इसका संकेत कैपिटल लेटर एम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10 टू द पावर 9, उपसर्ग है जीगा, इंग्लिश में बोले तो गीगा, और संकेत है कैपिटल लेटर जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10 टू द पावर 12, टेरा, इंग्लिश में बोले तो टेरा, और इसका संकेत कैपिटल लेटर टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 10 टू द पावर 15, इसका होता है पेटा, उपसर्ग में इंग्लिश में भी पेटा, ये जो इसका होता है इंग्लिश नाम, ये इसका सेम ही होता है, ठीक है, स्मॉल लेटर ही होता है इसका इंग्लिश नाम। तो 10 इसमें पीछे भी बताई हूँ कि मानक के उपसर्ग संकेत लिखने में, मात्रक लिखने में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो ये स्मॉल लेटर ही होगा इसका इंग्लिश नाम। 10 टू द पावर 15, पेटा का पेटा है, ये उपसर्ग इंग्लिश में ऐसा ही होगा। फिर संकेत है इसका पी, कैपिटल लेटर का पी। फिर है 10 टू द पावर 18, उपसर्ग है एक्सा, फिर ई एक्स है एक्सा, उपसर्ग है इसका, और संकेत है कैपिटल लेटर ई। तो ये मानक ऐसा उपसर्ग था, ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक लिए तो फ्रेंड ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का, इस चैप्टर का जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।